डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जिसमें हमने पढ़ा था जीवाश्मी ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स। आज हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट यानी कि तापीय विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट जल विद्युत संयंत्र और बायोमास यानी कि जैव मात्रा। तापीय विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें जीवाश्मी ईंधनों का इस्तेमाल होता है। और कैसे होता है, लेट अस सी दैट। तापीय विद्युत संयंत्र में जीवाश्मी ईंधन स्पेशली कोल का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइनों को घुमाया जाता है। इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये एक थर्मल पावर प्लांट है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि तापीय विद्युत संयंत्र में विद्युत कैसे बनती है। जो मैकेनिज्म वहाँ यूज़ होता है उसे हम छोटे लेवल पर किचन में भी करके देख सकते हैं। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये कुकर है। कुकर के ऊपर एक नोज़ल होता है जहाँ से स्टीम बाहर आती है। वहाँ एक पाइप को हम अटैच कर देंगे। ये पाइप एक चीज़ पर आएगी जिसे रोटर कहते हैं। ये घूम सकता है। यहाँ ये रोटर टेबल टेनिस बॉल का बनाया गया है, जिस पर धातु की पंखुड़ियाँ लगाई गई हैं। इस रोटर को एक डायनमो या जनित्र से जोड़ देंगे और ये जनित्र एक बल्ब से कनेक्ट है। अब क्या होगा, जब हम कुकर में पानी गर्म करेंगे तो भाप बनेगी। वह भाप ट्यूब के ज़रिए इस रोटर पर गिरेगी और स्टीम के प्रेशर से रोटर घूमने लगेगा। डायनमो की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब रोटर घूमने लगता है तो डायनमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिसिटी से ये जो बल्ब हमने अटैच किया है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। इस डायनमो के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अंदर एक लूप होता है। जब ये रोटर घूमता है तो वो लूप भी घूमता है और उस लूप के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। इस तरह का मैकेनिज्म थर्मल पावर प्लांट में भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ थोड़ा पानी नहीं होता, बहुत ज़्यादा पानी होता है और उसे गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। उस कोयले को जलाया जाता है और पानी को गर्म किया जाता है, जिससे कि भाप बनती है और भाप टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो हमारे घरों तक आती है। इस तरह से थर्मल पावर प्लांट काम करते हैं। तो कोयले का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की। पुराने टाइम पर भी लोग पानी से एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, इसलिए पानी को कन्वेंशनल या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। आज भी ये तरीका यूज़ किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। जल विद्युत संयंत्र में पानी से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे डैम या बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के बेस पर एक गेट होता है जिसे फ्लड गेट कहते हैं। जब इस गेट को हम खोलते हैं तो जो पानी बहुत अधिक मात्रा में है तेजी से पाइप के ज़रिए बाहर आता है और टरबाइन से टकराता है। तो टरबाइन तेज़ी से घूमने लगता है। उसके घूमने से जो जनरेटर या जनित्र है वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से जलीय विद्युत संयंत्र में पानी की मदद से विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। वैसे जलप्रपात या वाटरफॉल की मदद से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमने पानी को रोक कर रखा था ताकि हमें पानी की तेज़ गति मिल सके। यहाँ तो वाटरफॉल से ऐसे ही बहुत गतिज ऊर्जा है। नीचे अगर टरबाइन लगा दो तो ये पानी के बहाव से घूमेगा और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ये बेटर तरीका है क्योंकि वाटरफॉल या जलप्रपात तो प्राकृतिक होते हैं, उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि डैम बनाने में बहुत खर्चा लगता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जलप्रपात तो कहीं कहीं पर होते हैं, इसलिए हमें डैम बनाने पड़ते हैं। ये एक अच्छा तरीका है विद्युत उत्पन्न करने का, क्योंकि ना इसमें
किसी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला या पेट्रोल का दहन होता है, इसलिए पर्यावरण को इससे कोई हानि नहीं है। हर बार जब भी वर्षा होती है, जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसलिए ये एक नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। जब तक पानी रहेगा तब तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस समझना है तो भारत में जितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका 1/4 हिस्सा जलीय विद्युत संयंत्र से आता है। इसके कुछ हानियां भी हैं। बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियों का जल में डूबने से अवायवीय या एनारोबिक कंडीशंस में सड़ने से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। Students, let's start the new topic, improvements in the technology for using conventional sources of energy. ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। हम ईंधन के लिए लकड़ी और गोबर से बने उपलोग यानी कि काउडंग केक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद हैं, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा ये जलने पर अत्यधिक धुआं छोड़ते हैं। इसलिए इन ईंधनों की एफिशिएंसी या दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी में सुधार आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो इसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ मीन्स वोलेटाइल मटीरियल्स जलकर बाहर आ जाते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। और चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, इससे कम धुआं निकलता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। इसी प्रकार गोबर, फसलों के अपशिष्ट व सब्जियों के अपशिष्ट मीन्स द वेजिटेबल वेस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो बायोगैस, जिसे जैव गैस भी कहते हैं, निकलती है। चूंकि इसमें उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ गोबर ही है, इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। बायोगैस प्लांट, जैव गैस संयंत्र कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, लेट अस सी दैट। जनरली बायोगैस प्लांट ज़मीन के नीचे बनाया जाता है, छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। ग्राउंड के नीचे कैविटी टाइप एक चैम्बर होता है, जिसको डाइजेस्टर या संपाचित्र बोलते हैं। ये ईंटों का बना होता है। इसमें एक इनलेट होता है। जैव गैस बनाने के लिए इसमें गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल मिक्स किया जाता है, जिसे कर्दम या स्लरी कहते हैं, जहाँ से इसे संपाचित्र या डाइजेस्टर में डाल देते हैं। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अवायवीय सूक्ष्म जीव, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन या डिकम्पोजिशन कर देते हैं। जब ये डिकम्पोज होता है तो कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे कि आप चैम्बर के ऊपर वाले भाग में देख सकते हैं। ये गैसेस होती है मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये चैम्बर के ऊपर वाले रीजन में स्टोर हो जाती हैं। ये जो गैसेस हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसी को बायोगैस कहते हैं। इसमें सबसे अधिक मीथेन होती है। आप ऊपर ये आउटलेट देख रहे हैं, इसी की हेल्प से इन गैसों को निकालकर कहीं पर इन्हें स्टोर किया जा सकता है और उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं। इस स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। ये एक उत्तम खाद के रूप में काम आती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। ये धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है, उत्तम खाद मिलती है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं आप सभी बच्चों को समझ आ गए होंगे।
इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।